नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सबसे पहले एक दर्दनाक खबर ये कि महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा हुआ है। खबर है कि पुष्पक एक्सप्रेस से आग की अफवाह के बाद कई यात्री ट्रेन से कूद गए और दूसरी ट्रैक पर आ रही ट्रेन ने कई लोगों को रौंद दिया। इसमें कुछ यात्रियों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। इसके बाद सत्ता में हम एक ऐसे मौलाना से आपको मिलवाएंगे जिनके अनुसार एक जिम में पुरुषों और महिलाओं का साथ व्यायाम हराम है। अब मौलाना के इस बयान पर कैसे बड़ा कलेश हो गया है और उन्हीं के समुदाय के लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं, ये देखिएगा। आज दिल्ली का सियासी बुधवार भी हाउसफुल रहा। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और ये कहा कि अगर आपदा वाले सत्ता में आएंगे तो फिर खाएंगे। आज केजरीवाल ने भी एक मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी किया, जबकि कांग्रेस ने आप पर सीएजी रिपोर्ट के जरिए करप्शन वाला कटाक्ष किया। इस पर हमने एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी बनाई है। आज केंद्र सरकार ने किसानों को भी एक बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने जूट की एमएसपी को 315 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अब कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। फिर आपको एक वीडियो रील महाकुंभ में योगी कैबिनेट की डुबकी पर दिखाएंगे। आज सीएम योगी ने 54 मंत्रियों के साथ संगम स्नान किया। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए। वैसे अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट की डुबकी पर कुछ सवाल उठाए हैं, वो भी आपको बताएंगे। सत्ता में आज एक चौंकाने वाली खबर गुजरात से भी है। आरोप है कि फीस जमा न करने की वजह से 14 साल की छात्रा को टीचर ने इतना जलील किया कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी। इसीलिए आज उस व्यवस्था की क्लास भी लगाएंगे जो एक छात्र को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती है। और न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी जानकारी है। अब से करीब 2 घंटे के बाद TV9 भारतवर्ष पर अरविंद केजरीवाल की आर्मी का अब तक का सबसे दिलचस्प इंटरव्यू आने वाला है। इसमें एक मंच पर पहली बार अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा और मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे सत्ता में। लेकिन बात करते हैं चलती ट्रेन में मौत की अफवाह की, जिसने 6 लोगों की जान ले ली है। यह दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी। जलगांव के परांडे स्टेशन के पास ट्रेन में आग की अफवाह फैली। इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्री आग के डर की वजह से ट्रेन से कूद गए। अलार्म चेन पुलिंग के बाद पुष्पक एक्सप्रेस रुकी थी। इस दौरान कई यात्री दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत भयानक हैं। तस्वीरें इतनी दर्दनाक और विभत्स हैं कि आपको वो पूरी तस्वीर हम दिखा भी नहीं सकते। 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के अनुसार ये हादसा आज दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच हुआ है। कर्नाटक एक्सप्रेस ने 30 से 35 लोगों को रौंद दिया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी दावा किया है कि सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने हॉर्न तक नहीं दिया। अगर हॉर्न दिया होता तो यात्री अलर्ट हो जाते और कई लोगों की जान बच जाती। जलगांव से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े थे और इसमें से किसी ने एसीपी किया पहले ट्रेन में, और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। घटनास्थल के लिए जो मंडल रेल प्रबंधक हैं भुसावल की, वो रवाना हो चुकी हैं। मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भुसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। और इस हादसे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जेपी जुड़ गए, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। जेपी, ये जो हादसा है, पहले अफवाह फैलती है और फिर यात्री इस तरह से उतरते हैं कि दूसरी जो ट्रेन है वो उन्हें कुचल देती है। ये अपने आप में बहुत दर्दनाक है, लेकिन क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई अभी तक अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट इसमें यही है कि तकरीबन 11 लोगों की दुखद मौत हुई है। 11 मुसाफिरों का आंकड़ा अब तक रेलवे प्रशासन द्वारा आया है। और एक दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले की एक
जांच बिठा दी गई है। जो रेलवे की स्पेशल कमेटी है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर ये अफवाह किसने फैलाई। अगर अफवाह फैलाई तो उसके बाद चैन पुलिंग जो है वो अचानक कई लोग क्यों करने लग गए, और चैन पुलिंग करने के बाद जो पुष्पक एक्सप्रेस है जिसका गाड़ी नंबर 12533 था, जो लखनऊ से मुंबई आ रही थी, डेली चलने वाली ये गाड़ी है और लखनऊ से मुंबई ये गाड़ी आ रही थी, और इसमें लोग उतरने लग गए और जल्दबाजी में कुछ लोगों ने जंप मारा और कर्नाटक एक्सप्रेस के चपेट में आ गए। कर्नाटक एक्सप्रेस जो है लोगों का आरोपी जो पैसेंजर्स उनका कहना है कि जो ट्रेन है उसने हॉर्न नहीं बजाया था, इस वजह से लोगों को पता नहीं चला। सुबह करीब शाम 5 बजे का वक्त था और लोग जो है वो पैनिक हो गए थे। पूरे ट्रेन के अंदर जो है ये अफवाह फैल गई थी कि पूरे ट्रेन में आग लग गई है। आनन फानन में चैन पुलिंग 1 या 2 डब्बे में हुई और उसी डब्बे के लोगों ने जंप मारा। करीब 60-70 लोग जो है इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और करीब 25 लोग घायल जो हैं उनको अलग अलग अस्पतालों में जिला प्रशासन ने एडमिट कराया है। गिरीश महाजन जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं वो मौके पे सुमेरा पहुंचे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है कि दरअसल ये पूरा हादसा हुआ कैसे, अफवाह कैसे फैली। लेकिन आज अलग अलग सत्ताओं से जुड़ी भी बहुत सी खबरें हैं जिनकी कुंजी हमारे पास है, लेकिन अब वो कुंजी आपके सामने हम खोलेंगे जो कट्टरता की सत्ता को चुनौती देती है। केरल में जिम और वर्कआउट से जुड़ा एक फतवा लगातार पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है और ये फतवा देने वाले मौलाना का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस दौर में पुरुष और महिलाएं हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर कामयाबी हासिल कर रहे हैं, उस दौर में मौलाना सार्वजनिक स्थान पर पुरुष और महिलाओं के एक साथ व्यायाम करने को हराम मानते हैं। जिम में स्त्री पुरुष के आने जाने, साथ में कसरत करने पर वो धार्मिक ताना दे रहे हैं। अगर आप व्यायाम की भाषा में समझें तो जिम वाला फतवा देकर मौलाना कट्टरता के मसल्स बना रहे हैं। इस मौलाना से आपको परिचय करवाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस फतवे पर कैसे जुबानी 6 पैक एब्स बनाए जा रहे हैं। केरल के मौलाना का नाम है AP अबू बकर मुस्लियार। इनका एक और नाम है शेख अबू बकर अहमद। इनके पद की बात करें तो ये केरल जमीयत उलेमा ऑफ AP सुन्नी के महासचिव हैं और रिकॉर्ड की अगर बात करें तो पहले भी इस्लामिक सोच वाले ऐसे कट्टर बयान वो दे चुके हैं। विशेष तौर पर महिला पुरुष की जीवन शैली को लेकर बयानों पर अक्सर विवादों में रहते हैं। परिचय के बाद इनके शब्दों का जिक्र करते हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये इस्लामिक कट्टरता वाली कलम और शरिया वाली स्याही से लिखी गई है। मौलाना ने सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों और महिलाओं के साथ कसरत करने को लेकर आपत्ति जताई है। इन्होंने कहा है कि पुरुषों के सामने व्यायाम से महिलाओं का शील भंग होता है। फिटनेस प्रोग्राम में औरत और मर्द का साथ साथ आना हराम है। अजनबियों के सामने महिला का एक्सरसाइज इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है। व्यायाम की आड़ में गांवों और कस्बों में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। महिलाएं अपने शरीर को दिखाकर व्यायाम कर रही हैं। इस तरह की हरकतें इस्लामी शिक्षाओं को कमजोर करती हैं। ये लोगों को इस्लाम से दूर कर रहा है। केरल के मौलाना के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थी। हिंदू मुसलमान होना भी था, लेकिन हकीकत यह है कि सवाल महिलाओं की तरक्की का है, पुरुषों और स्त्रियों के बीच समानता का है। देखिए इस पर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। जो संस्थाएं इस तरह का काम करती हैं उनको रोक देना चाहिए और इस बात की यानी शरीयत ने जो उसूल बताए हैं उस पर अमल करना चाहिए। हज़रत शेख अबू बकर अहमद साहब का हुक्म, उनका बयान 100% दुरुस्त है और मैं मुकम्मल तरीके से उनके बयान का समर्थन करता हूँ। मरीज़ डॉक्टर के पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जाता है और इस्लाम में इसकी इजाज़त है और कहीं भी इस तरह से हराम नहीं है। दरअसल ये पता नहीं क्यों कट्टरपंथी लोग जो हैं वो इस तरह के बयान देके मुसलमान को बदनाम करने की नाकाम साजिश रचते हैं। उनकी मानसिकता दूषित है। इन्होंने कभी महिलाओं की इज्जत नहीं की, इन्होंने हमेशा महिलाओं का अपमान किया। मैं मौलाना को कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी हमारी भारतीय नारियाँ हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उनका मान सम्मान करो, उनका इज्जत करो, ताकि खुदा भी आप पे खुश हो जाएगा। जो जिस तरह के प्रदान जिस समय लगते हैं उस समय के वैसे ही प्रदान हमारी आदरणीय माताओं बहनों को पहनने पड़ते हैं और योग हमेशा सामूहिक परंपरा है
तो चूंकि मानसिक विकृति है मौलानाओं की, मौलाना माने मानसिक विकृति के लोग। दरअसल मौलाना की ये टिप्पणी तो महिलाओं पर थी, लेकिन टारगेट पर केरल का संगठन था जो अलग अलग शहरों में फिटनेस प्रोग्राम चलाता है। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को फिट किया जाता है। इस कार्यक्रम में पुरुष और महिलाएं साथ में एक्सरसाइज करते हैं। इसी को लेकर मौलाना का मानना है कि सार्वजनिक जगहों पर अजनबी महिला और पुरुष का मिलना, साथ में व्यायाम करना हराम है। तो मौलाना की क्लास उन्हीं के समुदाय के लोग लगा रहे हैं, लेकिन सत्ता में अब हम एक ऐसी क्लास लगाने जा रहे हैं जिसमें देश के हर माता पिता और हर छात्र की अटेंडेंस अनिवार्य है। आज इस क्लास में हम उस व्यवस्था की क्लास लगाएंगे जो आरोपों के अनुसार एक 14 साल की छात्रा को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती है। और इसके लिए हम आपको गुजरात के सूरत में रहने वाली उस भावना से मिलवाते हैं जिसके पिता ने देश के हर माता पिता की तरह अपनी बेटी को लेकर कई सपने देखे थे। उसे पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत भी कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस स्कूल में वो अपनी बच्ची की जिंदगी बनाने के लिए उसे भेज रहे हैं, वो स्कूल एक दिन उनकी बेटी की जिंदगी खत्म होने की वजह बन जाएगा। जिस स्कूल में भावना पढ़ती थी, उस पर पिता ने क्या आरोप लगाए हैं, उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आरोप बहुत गंभीर हैं और आपको भी चिंता में डाल देंगे। मृतक भावना के पिता के अनुसार फीस बकाया होने की वजह से स्कूल के टीचर ने उनकी बेटी को लगातार 2 दिन शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। फीस ना जमा होने की वजह से उसे सभी छात्रों के सामने जलील किया गया। 2 दिनों तक क्लास के बाहर बाथरूम के पास खड़ा किया गया और इन सब से 14 साल की भावना को इस हद तक शर्म महसूस हुई कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल इन आरोपों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन अगर इनमें थोड़ी भी सच्चाई है तो आज एक ऐसे स्कूल को समझना जरूरी है जहां छात्रों से फीस लेना तो उनका अधिकार है, लेकिन फीस ना भरने पर बच्चे को अपमानित करना उनका अधिकार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो किसी भी कीमत पर किसी छात्र को जलील नहीं कर सकते कि वो आहत होकर सुसाइड कर ले। वैसे फीस ना जमा करने पर स्कूल द्वारा अपमानित करने का और छात्र के सुसाइड करने का ये कोई पहला केस नहीं है। देश के अलग अलग शहरों में ऐसे कई स्कूल हैं जिनका फीस वसूली अभियान अच्छी नीयत से शुरू किए गए सरकारी अभियानों पर भारी पड़ रहा है। और आज इसी पर हमने एक चार्ट भी तैयार किया है। जैसे देश में शिक्षा पर अभियान चलाया जाता है कि स्कूल चले हम, लेकिन कुछ स्कूलों का अभियान है फीस नहीं तो बेइज्जत करें हम। सरकारी स्लोगन है सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन कुछ स्कूलों का स्लोगन है फीस नहीं तो कराओ अपमान। सरकार ने बेटियों को बढ़ाने के लिए अच्छी नियत से नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन कुछ स्कूलों का एजेंडा है फीस लाओ वरना क्लास से बाहर जाओ। अब ऐसे ही गंभीर आरोप गुजरात के एक स्कूल पर लगे हैं। हालांकि स्कूल ने ऐसे दावों से इनकार किया है और अपनी सफाई में क्या कहा है, इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। फिर फीस वसूली और पढ़ाई के बढ़ते खर्च का रॉकेट साइंस भी समझाएंगे। तो कोई फीस बाकी था तो मास्टरों ने टॉर्चर किया, उसको स्कूल के बाहर खड़ा रखा। वो डिप्रेशन में आके घर पे आके फांसी खा के मर गया। बहन को कुछ काम के लिए ऊपर भेजा था तो वो दरवाजा नहीं खोल रही थी, तो फिर मेरी मम्मी ऊपर दौड़ कर गई कि क्या हुआ, तो दरवाजा तोड़ा मेरी मम्मी ने, फिर देखा तो उसने ऐसा कदम उठा लिया। એ બાળકીને એક્ઝામ હતી તો સરે એના મમ્મી પપ્પા કોલ નથી રિસીવ કરતા, એટલે બાળકીને બોલાવીને કીધું કે બેટા તારી ફીસ બાકી છે તો તારા મમ્મી પપ્પાને કોલ કરી દે। એ મળવા માટે પણ નથી આવતા, કોલ પણ રિસીવ નથી કરતા। બાળકીને કહીએ છીએ તો એ લોકો સામે રિસ્પોન્સ પણ નથી આપતા। અમે અહીંયા તપાસ કરવા માટે આવ્યા છીએ અને વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી અત્યારે પ્રાથમિક કામ એ શરૂઆત કરી છે કે અમે વિદ્યાર્થીઓના સ્ટેટમેન્ટ લઈએ જેથી કરીને અમે આગળનું ડિસિઝન લેવા અમને ખબર પડે। भविष्य में मैं तो ये कानून कायदे से इस स्कूल वाले को कुछ सबक सिखाए, कुछ भविष्य में अगले बच्चों को किसी का कोई ऐसा बनाव नहीं बने। तपास करवा माटे जवानो छे એટલે સાહેબશ્રીની સૂચના મુજબ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી દ્વારા 4 સભ્યોની ટીમ બનાવવામાં આવી। આગળની કાર્યવાહી જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી સાહેબશ્રી દ્વારા આગળ જે પણ કાર્યવાહી છે જણાવશે।
वैसे आज हमने जब इस खबर को लेकर रिसर्च की तो हमें दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी मिली जो उसने वर्ष 2023 में एक केस की सुनवाई के दौरान की थी। और आज उस टिप्पणी को उन सभी स्कूलों को नोट कर लेना चाहिए जो शिक्षा के नाम पर स्कूल में फीस वसूली अभियान चलाते हैं और छात्रों को अपमानित करते हैं। जनवरी 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो जीवन के अधिकार के तहत शामिल है। किसी बच्चे को शैक्षणिक सत्र के बीच में स्कूल में पढ़ने या परीक्षा देने से इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि उसकी फीस का भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आए दिन देश के कई शहरों से ऐसी दुखद खबरें सामने आती हैं जब फीस के नाम पर छात्रों को स्कूल में टॉर्चर किया जाता है और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। आरोप है कि मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश में बरेली के एक स्कूल में फीस जमा न होने की वजह से छात्रा को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, जिसके बाद 14 साल की छात्रा ने अपनी जान दे दी। दावा है मार्च 2023 में गाजियाबाद के एक स्कूल में फीस न जमा होने की वजह से क्लास में सभी बच्चों के सामने एक 15 साल के छात्र की इतनी बेइज्जती की गई कि उसने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। इसी तरह अगस्त 2024 में जालंधर में एक स्कूल पर यह आरोप लगा कि फीस के लिए छात्रा को इतना परेशान किया गया कि 12 क्लास की उस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। जबकि पिछले महीने यानी दिसंबर 2024 में हरियाणा के भिवानी से भी एक ऐसा ही केस आया जहां ये आरोप लगा कि स्कूल ने फीस ना मिलने की वजह से एक छात्रा को परीक्षा में बैठने से रोक दिया और उसने अपनी जान दे दी। इसीलिए फीस वसूली अभियान चलाने वाले स्कूलों को भी ये समझना चाहिए कि फीस लेना उनका हक है, लेकिन इसके बदले में उन्हें ये लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं मिल जाता कि फीस ना मिलने पर वो किसी छात्र को बेइज्जत करें। इसीलिए इस खबर पर नजरिया 9 ये है कि व्यवस्था और सत्ता में बैठे लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सर्व शिक्षा अभियान कहीं फीस वसूली अभियान से हार ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो देश की एक बहुत बड़ी हार होगी। अब आज के सबसे बड़े चुनावी शो की बात कर लेते हैं। TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आए थे और सिर्फ वो ही नहीं, उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सीएम आतिशी, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। यानी पूरी की पूरी अरविंद आर्मी पहली बार एक साथ किसी टीवी स्टूडियो में थी। इस स्पेशल शो में हमने उनसे दिल्ली की राजनीति के हर वो सवाल पूछे जो चुनाव को प्रभावित और परिवर्तित कर सकते हैं। अब से करीब 1.5 घंटे के बाद प्रसारित होने वाले इस शो के हेडलाइन हाइलाइट्स वाली रील भी आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के लोग कह रहे हैं अरविंद जी बड़े बदल गए। वो देखिए पीछे मफलर अब दिखाई नहीं देता है, पहले कहते थे ऊपर रखा हुआ है। आजकल लोग आपको कई बार ब्रांडेड जैकेट्स में भी देखते हैं, ब्रांडेड कपड़ों में भी कई बार देखते हैं। वो जैकेट चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है। आपको याद आ रहा है वो वैगन आर का नंबर? नीले रंग की वैगन आर। नहीं, वैगन आर का नंबर मुझे याद नहीं है। अरविंद जी आपको याद होगा? मेरे को भी याद नहीं। आपको भी याद नहीं है? अब बीजेपी वाले कहेंगे कि नंबर याद नहीं है, बदल गए केजरीवाल जी। फैसला जनता को नहीं, कोर्ट को करना। तो कोर्ट का फैसला तो अभी आएगा। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। वो कहते हैं कि 28 लाख का टीवी यूनिट, 2 लाख का माइक्रोवेव, 20 लाख के जकूजी और स्पा, उसमें किसी ने कहा मिनी बार भी है। ये सब बकवास है, झूठ मत बोलो। कहाँ है वो स्विमिंग पूल, कहाँ है बार, कहाँ है सोने के टॉयलेट? लेकिन आप रहते थे, ये जो वीडियो नहीं, हम रहते थे। हाँ, ये वीडियो ऐसा ही है। वीडियो निशांत, अगर मैं आपके घर का वीडियो बनाऊंगा ना, वीडियो में तस्वीरें बड़ी शानदार दिखती हैं। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सरकारी आवास नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। ये तो आपने कहा था ना। बड़ा विचारक कौन, महात्मा गांधी जी या अंबेडकर जी? बेहतर मार्गदर्शक कौन है, मनमोहन सिंह जी या अन्ना हजारे? बेहतर जन सेवक कौन है? नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी मशीनरी का दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। उसने ऐसे नहीं कहा। उसकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी वालों की पंजाब के लोगों का इस तरह से पंजाबियों का अपमान करना? मैं समझ सकता हूं, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। आज दिल खुश कर दिया आपने।
अगली खबर महाकुंभ और सत्ता से जुड़ी है, जहां आज पूरी की पूरी यूपी सरकार महाकुंभ नगरी प्रयागराज में थी। आज प्रयागराज में योगी कैबिनेट की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें सीएम समेत 54 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों के धार्मिक क्षेत्र को मंजूरी मिली है। इस बैठक के बाद पूरी कैबिनेट ने संगम में डुबकी लगाई और गंगा पूजन किया। सीएम योगी ने पक्षियों और मछलियों को दाना खिलाया। संगम स्नान के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम साथ थे। सभी मंत्रियों ने एक साथ ग्रुप तस्वीरें भी खिंचाई। योगी आदित्यनाथ मंत्रियों पर पानी उछालते हुए नजर आए। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद जमीन पर बैठकर भोजन भी किया। मंत्री परिषद की बैठक पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लेकिन हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कुंभ में मंत्री परिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गंगा मैया अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दें। अब आप मंत्रिमंडल की महाकुंभ वाली डुबकी पर वीडियो कुंजी देखिए। अभिनंदन करता हूँ। कहाँ गए राजभर जी और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? तो आइए, कहाँ राजभर जी कहाँ गए? ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। अखिलेश जी पूरी तरह से डिरेल्ड हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने की वजह से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। केवल वोट के तुष्टीकरण की वजह से लगातार वो हिंदू धर्म पर, सनातन पर हमला करते हैं। और अब दिल्ली की चुनावी सत्ता की बात करते हैं, जहां आज उस एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसका जिक्र अमूमन सिर्फ बजट के दौरान टैक्स कलेक्शन के समय होता है। वो शब्द है मिडिल क्लास। अगर नेताओं द्वारा इस्तेमाल शब्दों पर कोई शब्दकोश बने तो संभव है कि मिडिल क्लास का इस्तेमाल उसमें सबसे आखिर में दर्ज हो। महान व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई ने एक बार कहा था कि चुनाव के समय हर चीज का महत्व बढ़ जाता है। शायद इसीलिए दिल्ली में वोटिंग की तारीख करीब आते आते मिडिल क्लास का महत्व भी बढ़ गया है और आज इसकी चिंता भी हो रही है। दरअसल मिडिल क्लास का मुद्दा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उठाया। दिल्ली में महिला, बुजुर्ग, युवा, ऑटो वाले, धोबी समाज, रिक्शा वालों के लिए तरह तरह के वादे करने के बाद उन्होंने आज मिडिल क्लास के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और केंद्र सरकार से बजट में मिडिल क्लास को राहत देने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने 7 मांगे रखी। पहली, शिक्षा बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और छात्रवृत्ति दें। स्वास्थ्य बजट 10% तक बढ़ाया जाए। आयकर छूट 7 लाख से 10 लाख रुपए हो। जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी हटाया जाए। वरिष्ठ नागरिकों को अच्छी पेंशन मिले। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे में 50% छूट मिले। अरविंद केजरीवाल सिर्फ इन मांगों तक ही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को मिडिल क्लास विरोधी साबित करने की पूरी कोशिश की।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया है। सरकार ने मिडिल क्लास को डराकर और दबाकर रखा है। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया है। सरकार मिडिल क्लास पर टैक्स का हथियार चलाती है और मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया है। इसीलिए वो पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और भविष्य में सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। केजरीवाल के इन आरोपों का दोनों तरफ से जवाब आया। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार केजरीवाल की 7 मांगों को पूरा करेगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल ने सिर्फ सपनों का भंडार दिया है, किया कुछ नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूँ। शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं। बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। उन्होंने जो 7 सूत्रीय मांग की है केंद्र से की है। अगर केंद्र को ही करना है तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो जल्दी कराएगा, हम मिलकर करेंगे। दिल्ली के हर वर्ग की जनता कर रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली की जनता भी इस बात को जानती है कि अरविंद केजरीवाल पिटी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं। उन्होंने किसके लिए किया क्या है जो नया मैनिफेस्टो लाए? देखो ऐसा है, अगर आप इस बात को गिने कि सपनों का भंडार किसने सबसे ज़्यादा दिया तो शायद अव्वल होंगे केजरीवाल, और कितने सपने टूटे उसमें अव्वल होंगे। आप मुझे अभी भी याद है 2015 में इन्होंने 70 वायदे किए थे और बमुश्किल से उसमें 9-10 पूरे हो पाए। वो 60 वायदे पहले पूरे कर ले जो नए वादे देते फिरते हैं। दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी काफी ज्यादा है। लोकसभा में ये मिडिल क्लास बीजेपी के बूथ और विधानसभा में आम आदमी पार्टी बूथ पर पहुंच जाता है, जिसका असर ये होता है कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल 60 से ज्यादा सीट जीतते हैं और लोकसभा में बीजेपी सभी 7 सीट जीत जाती है। इस बार भी अरविंद केजरीवाल को उम्मीद होगी कि मिडिल क्लास उनकी तरफ आएगा, लेकिन वोटिंग का समय आते आते मन कहीं भटक ना जाए, इसलिए वो मिडिल क्लास के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो लेकर आए हैं। वैसे दिल्ली को संपन्नता के आधार पर वर्गों में बांटें तो CSDS के मुताबिक यहाँ मिडिल क्लास की आबादी करीब 45% है। 2015 के चुनाव में मिडिल क्लास के 55% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और 35% ने बीजेपी को चुना था। ये अंतर 20% का था, जिससे आपको भारी बढ़त मिल गई थी। 2020 के चुनाव में मिडिल क्लास के 53% लोगों ने आपको और 39% ने बीजेपी को वोट दिया। ये अंतर घटकर 14% रह गया, जिससे आपकी सीट थोड़ी कम हुई, लेकिन जीत इसके बावजूद मिली। इस बार ये अंतर कम ना हो जाए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल पहले से ही सजग है। अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास की मांगों की गिनती कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस उनके भ्रष्टाचार गिन रही थी। कांग्रेस ने आज अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय माकन ने दावा किया कि दिल्ली में हॉस्पिटल निर्माण में 382 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। माकन ने कहा कि CAG रिपोर्ट में 382 करोड़ रुपए के घोटाले का पता चला है, ये आपके पाप है। इस वक्त 14 CAG की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, 2 नहीं, 14 CAG की रिपोर्ट, इतनी भयानक रिपोर्ट है एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। चोर ही डरता है, चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है, और इसीलिए ये डर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि ये रिपोर्ट पेश हो, ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हो, क्योंकि इसके अंदर इनके काले के चिट्टे कारनामे समाये। अरविंद केजरीवाल के मिडिल क्लास वाले दांव के बीच आज पीएम मोदी दिल्ली के कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने
मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शीश महल का नाम ले लेकर केजरीवाल पर हमला किया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली को आपदा ने जिन मुसीबतों और संकटों में डाला हुआ है, हमें दिल्ली को उनसे मुक्त कराना है। उन्होंने ये भी कहा कि आप वालों का ध्यान शीश महल बनाने और मौज मस्ती पर था, गरीबों पर नहीं। सत्ता में अगली खबर की अब आइए शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत एक सवाल से है। क्या आप आमतौर पर खाना खाने वाली चम्मच 800 रुपए से ज्यादा कीमत की खरीदते हैं? शायद आप में से ज्यादातर का जवाब ना ही होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सरकार ने 800 रुपए से ज्यादा कीमत की एक चम्मच खरीदी है। एक चम्मच की कीमत सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन सच यही है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों के लिए बर्तन खरीदने का जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ, उसके मुताबिक 3 करोड़ 76 लाख रुपए में 46,500 चम्मच खरीदे गए। इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 810 रुपए की एक चम्मच खरीदी गई। खाना परोसने वाली एक कड़छी 1,348 रुपए में खरीदी गई। इसी तरह एक जग की कीमत भी 1,247 रुपए रही। जाहिर है, इन बर्तनों की कीमत देखकर कांग्रेस इसे बर्तन घोटाला बता रही है। सरकार भी मामले की गंभीरता को देख अब जांच की बात कह रही है। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहा जाता, क्योंकि इस अजब प्रदेश में गजब के कारनामे होते हैं। और एक ऐसा ही कारनामा मध्य प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग में हुआ है, जहां पर एक स्पून 800 से ज़्यादा रुपए में खरीदा गया है, एक सर्विंग स्पून 1300 रुपये में खरीदा गया और एक जग 1200 रुपये में खरीदा गया है। इसलिए इस तरह का काम है, और क्योंकि मेरे संज्ञान में आई है तो उसमें देखेंगे कि क्या है। अगर उसमें कुछ होगा तो हम देखेंगे और जांच करवाएंगे, उसमें देख लेंगे। ये लोग क्या क्या खाते हैं? ये पहले राशन खा गए, फिर गरीबों के जो हमारी कुपोषण का बच्चों को देते थे वो खा गए। अब इन्होंने कड़छी चम्मच के नाम पे पैसे खा गए। यानी बीजेपी आखिर कर क्या रही है? जो चमचे होते हैं, चमचे खरीदने के नाम पे घोटाला। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ये हमारा कमिटमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। हूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।